बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम। और हमारे इस प्रोग्राम का नाम है गेस्ट ऑफ ऑनर। और हम इस प्रोग्राम में किसी न किसी ऑनरेबल गेस्ट के साथ बैठे हुए होते हैं। और मेरे लिए आज ये ऑनर की बात है कि मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सैकड़ों इंटरव्यू किए हैं। वो एक आरजे हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं और एक्टर हैं। आप यकीन उनको जानते होंगे, लेकिन फिर भी वो आपके लिए अजनबी हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अजनबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने प्रोग्राम का नाम गेस्ट ऑफ हॉरर बताया था? नहीं, हॉरर नहीं रखा था। अच्छा, वो शायद आपकी अपीयरेंस को देख के लोग डर जाए। अच्छा। मैं समझा आप कह रहे हैं कि राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, तो आप लीचड़ ना कह दें। हाँ, रिदम में वैसे आ रहा था लेकिन ऐसा नहीं है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है अजनबी साहब। अजनबी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी मशहूर शख्सियत है। आपने रेडियो पे इनकी आवाज़ सुनी होगी, आपने बहुत सारे ड्रामों में इनकी आवाज़ सुनी होगी और आप शायद जानते भी होंगे कि मशहूर ज़माना ड्रामा अर्तुगरुल में एक और कैरेक्टर जो कि बहुत मशहूर है, एटलीस्ट मेरे बच्चे तो उसके फ़ैन हैं, और वो है नोयान का। नोयान जी। और आप नोयान का जो है वो उसकी वॉइस ओवर कर रहे हैं जी। अच्छा, हम इस पे बाद में आएंगे, पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानें कि आप अजनबी क्यों हैं। अजनबी, मैं जाना पहचाना अजनबी हूँ। अच्छा, कई लोग कहते हैं मानूस, मैं कहता हूँ मानूस अजनबी ना कहें, मानूस को अक्सर लोग मनूस बना जाते हैं। मैंने कहा वो ना कहे। अजनबी असल में मेरा कलमी नाम है। अच्छा, देखिए, तखल्लुस और कलमी नाम में फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे। और अंग्रेज़ी में भी इन दोनों के लिए अलग अलग अल्फाज मौजूद हैं। तखल्लुस अक्सर शायरों का होता है, कलमी नाम जो नसर लिख रहे हैं। तो ये मैं बच्चों की कहानियाँ लिखा करता था एक ज़माने में, और देखा करता था जो लिख रहे हैं साथ के लिखने वाले सीनियर, कोई एम गुमनाम है तो कोई कुछ, मैंने कहा कोई मुनफरिद नाम होना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्योंकि इनफरादियत शुरू से थी कि मैं हमेशा से सोचता रहता था कि कोई काम हो ऐसा जो आप हट के करें। तो मैंने अजनबी नाम रखा, भाई चलो अपने नाम के साथ अजनबी लगाना शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। तो कई लोगों ने कहा अरे वो तो नाम का असर पड़ता है, आप अजनबी रह जाएंगे, ये हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, इसका उल्टा असर पड़ेगा। तो बस ये मैंने रखा था उस वक्त, आप मेरे ख्याल में मैट्रिक कर रहे होंगे, मैंने 1985 में रखा था ये। नहीं, मैंने और बहुत बाद में मैट्रिक किया। अच्छा, नहीं मैं अब आप समझे कि मैंने क्यों 1985 में मैंने नाम अपना रखा। अच्छा, था माशाल्लाह। तो वो अजनबी हो गया। फिर हमारे जब मीडिया में ज़्यादा हम आगे गए तो दोस्तों ने अज्जू भाई बना दिया उसको। बिल्कुल, हम भी आपको वैसे ये बात बताने वाली तो नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि शुरू हो गया तो हम भी जो है वो अजनबी भाई को अज्जू भाई के नाम से पुकारते हैं। और इनकी शख्सियत और इनकी अहमियत हमारे लिए एक बड़े भाई की तरह है। ये हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, और हमारे लिए जो है वो हमेशा मशले आ जाते तो भाई ना कहे, रेंजर्स आ जाती हैं। नहीं, अब तो कराची में जो है वो दूसरे वाले भाई आ गए हैं, बल्कि रेंजर्स तो आई हुई है हमारे पास 25 सालों से। बहरहाल मुझे ये बताइए कि कैसे आना हुआ मीडिया में, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आपकी बुनियादी तालीम कहाँ रही और आपका फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? देखिए, हम जिस नस्ल से, तो हमारे पेरेंट्स तो मोस्टली इंडिया से ही, ठीक है। वालिद साहब मेरे अमरोहा से ताल्लुक़ था और अम्मी मेरठ की साइड से थी। हम तो कराची के ही रहने वाले हैं, यहीं पे पैदा हुए पले बड़े। मैंने प्राइमरी तालीम हासिल की जहांगीर क्वार्टर्स में हम रहा करते थे पहले। जहांगीर केजी नर्सरी केजी बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ पे 5वीं तक पढ़ा हमने। और फिर 6ठी क्लास से मैट्रिक तक आगा खान स्कूल जो गार्डन में है, अच्छा। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। फिर डीजे साइंस कॉलेज से इंटर किया मैंने, माशाल्लाह। और इंटर में मैं फेल हो गया मैथमेटिक्स में। अरे वाह। तो मैं कहानी आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो सप्ली लगी मेरी। अच्छा, मुझे असल में बनना था, मीडिया का शौक़ तो मेरा यूँ समझे कि अब दूसरी प्रायोरिटी थी। मुझे पहले भी शौक़ था और आज भी शौक़ है आर्किटेक्ट बनने का। वाह। लेकिन इंटर के ज़माने में मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलने लग गया, क्योंकि उस वक्त वो 87 का वर्ल्ड कप हुआ था, फिर वो आपको होता है 92 का वर्ल्ड कप आने वाला, तो बड़ा जुनून और जोश था। और उस ज़माने में क्रिकेट बहुत होती थी, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, ये व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह था नहीं। सब आप लोग भी खेलते होंगे, मैं खेला भी हूँ, गटर में भी गिरा हूँ, काफ़ी चीज़ें। तो क्रिकेट खेलते खेलते मेरा ध्यान पढ़ाई पर सट गया, तो मैथमेटिक्स में मेरी सप्ली लग गई। ठीक है। और यकीन करें, जब सप्ली मैंने दी, सप्ली का पेपर देखा, उस समय मुझे कद्दू कुछ भी नहीं आता था। और ये इंतहाई दिलचस्प बात है, मैंने बिलाखिर सच्चे दिल के साथ, वो कॉपी थी, दोनों पेजेस के ऊपर ना बड़ा सा लिख दिया, या अल्लाह मुझे पास कर दे। वो किसी अल्लाह के नेक बंदे ने देखा और मुझे ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया। लेकिन उसकी वजह से मैं अपना वो जो ख्वाब था वो पूरा नहीं कर पाया। फिर मेरे पास ऑप्शन था आगे बढ़ने का, फिर मैंने इस्लामिया कॉलेज से बीए किया और आज मेरे ख्याल में 27-28 साल हो गए, मैंने अभी तक बीए की डिग्री नहीं निकलवाई। भाई सुभान अल्लाह। फिर सेकंड ऑप्शन मेरा मीडिया था।
तो कराची यूनिवर्सिटी के शोबे इब्लाग आमा से मैंने मास्टर्स किया और सेकंड पोजीशन आई, क्योंकि मैं ठोकर खा चुका था कि इंटर में मैं फेल हो गया था, मतलब सप्ली लग गई थी मेरी, जिसकी वजह से मैं अपना करियर जो परसू करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। तो मास्टर्स किया मैंने मास कम्युनिकेशन में सेकंड पोजीशन के साथ माशाल्लाह, और अभी भी एमफिल और पीएचडी करने का इरादा है इंशाल्लाह। तो ये तो तालीम की बात हो गई। अल्लाह अपनी आसान करे। अभी जो आपने जिक्र किया ना, ज़रा हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉपी आती है चाहे होने के लिए, तो कॉपी में ज़रा सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोटोकॉल ये होते हैं कि उसमें नाम लिखा हुआ नहीं होता। जी, जी, तो वो बच्चे जिनके पेपर बहुत ख़राब हुआ होता है, उनको पास भी होना होता है, तो उनमें से लड़कों के जो है वो कॉपी में लिखा हुआ होता है, अगर कुछ ना बन सका तो डुबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नत तूफान ना करेंगे। और लड़कियों की कॉपी लिखा हुआ होता है कि सर मुझे प्लीज़ पास कर दें, मेरी अगले महीने शादी होने वाली है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अच्छा, मैंने देखे बड़े दिल से लिखा था, हालांकि कसूर मेरा था, मैंने मेहनत नहीं की थी और मैं वाकई में वो एज भी ऐसी होती है उसमें कि आपको ना पेरेंट्स की बातें समझ में आ रही होती हैं, आप कहते हैं भाई बस दुनिया मेरी है, जो मैं चाहूंगा वो फतह कर लूंगा। लेकिन जब ठोकर लगती है, ठोकर लगना बहुत जरूरी होता है, हकीकत है, बहुत जरूरी होता है ठोकर लगना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आपकी समझ में आता है। अच्छा, वालिदैन मेरे जो थे वो मुझे फौज में भी भेजना चाहते थे, लेकिन मैं शुक्र करता हूँ अगर मैं फौज में चला जाता तो हुकूमतों का तख्ता ही पलट रहा होता। यही होता, कुछ नहीं होता। बाकी ने भी यही काम किया है जी, वैसे। जी। अच्छा, तो आप मीडिया में कब आए, किस सन की बात है ये? अच्छा, कैसे आए? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मीडिया मेरा साथ साथ चल रहा था। मैं जब मैट्रिक मैंने कर लिया ना, तो मैं रेडियो सुना करता था, बचपन से मुझे शौक था। कमेंट्री सुन रहे हैं और फिर जश्न तमसील हो रहे हैं, ड्रामे सुन रहे हैं, तो वो क्योंकि आपको पता है सुन के आप विजुअलाइज करते हैं, हकीकत, आपका तखय्युल परवाज करता है बहुत बुलंद। बिल्कुल ऐसे ही। वो मुझे आवाज़ें बड़ी, मुझे इश्क हो गया उन आवाज़ों में। जमशेद अंसारी साहब हैं, काजी वाजिद हैं, साजिदा सैयद ड्रामे बोल रहे हैं और मैं पूरा विजुअलाइज कर रहा हूँ उसको। फिर बड़े जय्यद ब्रॉडकास्टर्स मेरे, चाहे नज़रियाती इख्तलाफात रहे उन अफराद के साथ, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर थे। मोहम्मद नकी मरहूम, उनकी आवाज़ सुना करता था मैं, हसन काज़मी साहब थे, तो ये आवाज़ें मुझे खींचती थी। मतलब रेडियो मेरे लिए कोहे निदा था, मैं उसकी तरफ खिंचता चला गया। और यकीन करें कि फिर मैंने क्विज प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया, लेकिन उससे पहले मुसलसल 2 साल तक मैंने रेडियो पाकिस्तान कराची का कोई शो ऐसा नहीं था सुबह से रात तक जिसमें खुतूत ना लिखे हो। वाह। तो वहाँ फिर मेरा नाम प्रोड्यूसर्स में भी है, कौन है ये अजनबी कौन है। 2 साल के बाद फिर मैंने जो एंट्री की, तो सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट एक वहाँ का डिपार्टमेंट था, वहाँ एक ड्रामा हो रहा था, रज़ी अख्तर शौक मरहूम उसके प्रोड्यूसर थे, और बजिया का लिखा हुआ ड्रामा था, उफ़क़ रोशन रहेंगे। अच्छा। उसमें काजी वाजिद थे, हफीज़ फातिमा थी, साजिदा सैयद थी, नजमा खातून थी, जमशेद अंसारी थे। बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। 2 डायलॉग्स थे मेरे, लेकिन वो 2 डायलॉग्स भी बहुत बड़े थे, मतलब मेरे लिए बहुत बड़े। बिल्कुल। स्टूडियो नंबर 9 में उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ जनरल प्रोग्रामों में आता गया, फिर बज़्म तलबा में हिस्सा लिया। तो यहाँ से समझे कि 1991 से मैंने मीडिया में अपनी एंट्री दे दी थी। ठीक है। और रेडियो से खासकर, रेडियो जो है बुनियादी मेरी पहचान भी है, पहली पहचान है। तो वो सिलसिला चलता रहा। फिर वो जब मैंने अपना मास्टर्स किया तो फिर मैंने एड एजेंसीज में भी काम किया एज कॉपी कॉन्सेप्ट राइटर। उसमें एवेन्यू कॉन्सेप्ट जो सज्जाद गुल साहब की थी, ओरिजिनल कम्युनिकेशन। रेडियो फिर भी साथ साथ चल रहा था, वो रुका नहीं था। वो पहली मोहब्बत थी शायद। वो पहली मोहब्बत है ही नहीं, वो पहली मोहब्बत कायम है जी, कायम है। तो बस ये सिलसिला चलता रहा। आप जो सवाल करेंगे तो मैं अच्छा, अब ये बताइए, आप आरजे भी हैं और आपने बड़ी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू किए हैं, तो पहले कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ के आपने इंटरव्यू? अच्छा, मैंने शुरू में जिन सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए उनका इंतकाल होता चला गया। उसके बाद लोगों ने मुझसे कहा इसके शो में इंटरव्यू नहीं देना है। देखिए, पाकिस्तान में रह के मैंने खैर रिपोर्टिंग भी की मैंने, जो अच्छा। एक जर्नलिज्म का मेरा करियर जो बैकग्राउंड है उसके पर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। मैंने पाकिस्तान में जितने सिंगर्स हैं, जितने बैंड्स हैं, उन सब के इंटरव्यूज़ किए, चाहे अली अजमत हो, आतिफ असलम की जब स्ट्रगल थी वो थे। पाकिस्तान में सोनू निगम आए थे, उनका इंटरव्यू किया मैंने। इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब, इन साहिबान के भी इंटरव्यूज़ किए हुए। अच्छा, आपका फॉरेन एक्सपीरियंस भी है माशाल्लाह। एक और आपको बताऊं इंटरेस्टिंग बात कि ये इंटरनेशनल आरजे हैं। जो क्रिएटिव होता है वो फौरन ही करता है काम वैसे। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो ये बता रहा हूँ आपको कि ये इंटरनेशनल आरजे हैं और एक ज़माने में इनके बड़े बड़े बिलबोर्ड जो है वो दुबई की रोडों पे लगे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितनी खदावर शख्सियत है। हाँ, तो इंटरनेशनली आपका एक्सपीरियंस क्या रहा हो, आपने किन किन शख्सियत का इंटरव्यू किया, चाहे वो
क्रॉस द बॉर्डर हो या वो किसी और खिते में रहते हो। अच्छा, कदावर की बात की तो आपने 6 फुट 2 इंच मेरा कद है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा बता दूं आपको। नहीं, हमने असल में खत जो है वो आपका क्या कहते हैं उसको फन के लिहाज से बात की। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ना मैं सियाको सबाक बताना चाहूँगा। बिल्कुल। अपना कराची FM 107 जब शुरू हुआ था 2003 में, 18 सितंबर 2003 को, तो मैं उसकी पायनियर टीम में भी था, एज एन आरजे था, फिर मैं प्रोड्यूसर हुआ, प्रोग्रामिंग हेड हुआ। तो मुझे 2005 में दुबई से ऑफर हुई कि अजनबी साहब, हम यहाँ एक पाकिस्तानी रेडियो चैनल खोलना चाह रहे हैं और आपका नाम काफ़ी हमने सुना है कराची में, पाकिस्तान में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है FM के लिहाज से, तो आप करना चाहेंगे? अब मैंने हामी भर ली क्योंकि मेरे तेल के कुएं तो यहाँ थे नहीं। बिल्कुल। जो मैं हामी ना भरता ना पहुंच जा सके थे। जी जी जी, मैंने हामी भर ली। अच्छा, मज़े की बात हुई, बल्कि वो उस वक्त तो बड़ा एक यूँ समझ लें गम वाला एक सानिया हुआ था मेरे साथ। जिस दिन मुझे दुबई का वीज़ा मिला 12 अप्रैल 2005 में, 12 अप्रैल 2005 को ही मेरे उस वक्त 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी थी और एक छोटी बेटी थी। मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, रिक्शा में मेरी पूरी फैमिली थी, ये हसन स्क्वायर पे। उस वक्त ये नहीं था, फ्लाईओवर नहीं था। जी बिल्कुल। वो रिक्शा थी, वहाँ से D3 आ रही थी, उसने बहुत बुरी तरह हिट किया। तो मैं तो जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कलाबाजियाँ खाते हुए, पता नहीं कितनी दूर मैं गिरा हूँ, फिर बच्चे कहीं, मिसेस कहीं, जबड़े टूट गए, हड्डी टूट गई है, पता नहीं क्या। तो वो मैं पैनिक में आ गया। आप यकीन करें, जो फिल्मों में हम दिखाते हैं ना, मुझे उस हादसे के 3-4 साल तक सेम डे और सेम टाइमिंग पे वो आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी। इतना शदीद खौफ जी। अच्छा, वीज़ा आ गया था, फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे मेरे सहम गए हैं, ठीक है, फैमिली टूट फूट सी गई है, इतना एक खौफ होता है बहुत बड़ा ना, आप निकल के आते हैं। लेकिन फिर मुझे घर वालों ने हिम्मत दिलाई कि नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने देखे बचाया तो अल्लाह बेहतरी करेगा। फिर मैं वहाँ गया। अच्छा, मैं गया एक आरजे की हैसियत से था, लेकिन माशाल्लाह मेरे जहन में सोच ये थी कि मैं एज अजनबी नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, एज पाकिस्तान जा रहा हूँ। गुड। तो मैंने वहाँ बड़ी मेहनत की और वहाँ क्योंकि मार्केट इंडियंस की है, तो मैं अपने लिए और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र समझता हूँ कि उन्होंने मेरा काम देख के प्रोग्रामिंग हेड मुझे उस चैनल का बना दिया। और वहाँ पे इवनिंग ड्राइव टाइम मैं किया करता था, जो बहुत पॉपुलर हुआ। और वहाँ पे सिटी 1016 यंगस्टर्स का चैनल पहले से, मतलब हमारी कंपनी थी अरबियन रेडियो नेटवर्क, उसके 8-10 चैनल थे, तो हमारा भी एक चैनल था। उसका बड़ा पॉपुलर एक आरजे था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है अभिजीत। तो उसको उन्होंने इवनिंग के उस स्लॉट से हटा दिया था क्योंकि मेरा शो सुन के काफ़ी लिसनरशिप हमारी बढ़ गई थी। हालांकि हमारे चैनल का प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट था। तो वो चलता रहा। फिर होर्डिंग्स की जो आपने बात की, मैं तो कराची में तो आज तक नहीं लगे, वहाँ दुबई की बैंक स्ट्रीट पे होर्डिंग्स लगे हुए थे, फुल पेज के एड्स आते थे, लोग पैसे नहीं लेते थे। रेडियो की नंबर 1 मार्केट है दुबई। अच्छा। अक्सर मेरे इंडियंस लिसनर ऐसे थे जिनके घर में टीवी नहीं था, लेकिन रेडियो सुनते, वो दावतें दे रहे हैं, कोई नाश्ते पे बुला रहा है, कोई खाने पे। अच्छा, आप नहीं जाए तो वो बेचारे नाराज होते थे। वो मार्केट डिफरेंट है, देखिए अखलाक होता है, हकीकत है। फिर ये हम एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन मौका यही है बात कहने का। हम जो पाकिस्तानी और इंडियंस है ना, ये हुकूमती सतहों पे ही मुझे लगता है कि आपस में लड़ते हैं। हाँ। वरना जितना प्यार, जितनी मोहब्बत हमने एक दूसरे के साथ की, आज भी कई कोलीग्स मेरे ऐसे हैं जो चले गए, वो चाहे वहाँ पे फिल्में लिख रहे हैं। मेरा दोस्त करण सिंह राठौर और गोपिका है, बहुत सारे हैं, वो आज भी मुझसे जो अहम मौके होते हैं, चाहे ईद बकरीद हो या उनका राखी का हो या कोई और इवेंट हो, जो फेसबुक से लोग वो राब्ते में रहते हैं। बिल्कुल। तो वो अच्छा लगता है। और एक और पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो फैक्ट है, पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म इंडियंस में है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें कोई मेरे ऊपर तंग नजरी का सामना या करते हुए जो कोई फतवा ना लगाए, ये फैक्ट है। हम थोड़े से अय्याश किस्म के लोग हैं, हमें कोई मकाम मिल जाता तो हम पागल हो जाते हैं। प्लस ये कि हम बहुत सी चीज़ों को जो है ना वो इजी लेते हैं, हम प्रोफेशनल कम ये पता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जो मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं ना, चाहे आप माइग्रेट कर जाए, तो आप अपनी कंट्री के एम्बेसडर हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ से जब गया था, मैं अपने साथ बहुत बड़ा परचम लेके गया था। मैं रहता शारजा में था, दुबई टीवी में, बड़ दुबई में हमारा ऑफिस था। शारजा दुबई हाईवे जो है, वो लोग जानते हैं जो वहाँ पे जाते हैं या रहे, वो हॉरिबल ट्रैफिक ना। 13-14 अगस्त की दरमियानी रात को जाके मैं वो परचम पाकिस्तान का दुबई टीवी में लगाता था। वाह। और मुझे अगले दिन 15 अगस्त को बड़ी खुशी होती थी कि हमारे जो इंडियन दोस्त थे वो बेचारे चार्ट पेपर में बना रहे होते। तो ये मेरा वहाँ पे मामूल रहा।
और एक ऐसी कंट्री में जो कि बड़ी कंट्रोल्ड है। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, पाकिस्तानी हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे, हम अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पहचान बनानी है। हकीकत बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक बात बताइए कि एक अच्छे आरजे के लिए उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? सबसे पहले तो सीखने का जो मादा होता है ना, वो होना चाहिए। ठीक है, सीखने का, जुस्तजू का, लगन का। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, हमारे यहाँ अब ट्रेंड ये बन गया है कि जनाब मैं आऊँगा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँ और अगले दिन स्टार बन जाऊँ। बिल्कुल। सीखना नहीं चाहते लोग, पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते हैं, पाबंदियाँ नहीं चाहते हैं, डिसिप्लिन को नहीं मानते हैं। डिसिप्लिन पाबंदी नहीं होती है। ठीक है, आप, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो टीवी पे भी काम करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई अच्छा, आपको ये जो स्टेप है या ये जो पॉलिसी आपको लग रहा है कि आपको जकड़ दिया है, आप टीवी पे काम करते हैं ना, कैमरे के फ्रेम से आप बाहर हो जाए जरा, क्या होगा? कैमरा का फ्रेम इज योर डिसिप्लिन। एग्जैक्टली। तो डिसिप्लिन की पाबंदी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर मुताला करना बहुत जरूरी है। ये जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, गूगल जनरेशन जो आ गई है, हमारी जो जनरेशन है जो लाइब्रेरियों में जाके पढ़ा करती थी, ठीक है, लाइब्रेरीज आज भी हैं जिंदा। किताबों की चीखें तो सुने आप, खामोश चीखें वो। बिल्कुल ऐसे ही। हर चीज गूगल पे नहीं है, हर चीज विकिपीडिया पे नहीं है, गलत है, ऑथेंटिक भी नहीं है। एग्जैक्टली जी। मतलब जो सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आती है उसकी कोई सोर्स भी नहीं होती, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती कि कहाँ से जनरेट हुई है, कैसे आई है। जी हाँ। तो इसके अलावा और आप समझते हैं कि और क्या होना चाहिए उस नॉलेज के अलावा? उसकी आवाज़ का कोई जादू, कोई सहर, कोई सोच उसकी मतलब होनी चाहिए। आवाज़ तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब हम एफएम की बात करते हैं ना, एफएम असल में ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, लोकल कास्टिंग है। ठीक है, एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए आप ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जनाब आप जहाँ पे जिस ऑडियंस के लिए शो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका लाइफ रूटीन क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, वो क्या सुनना चाहता है, क्या सुनना नहीं चाहता है। ठीक है, वो ये नहीं चाहेगा आप आए रेडियो पे, आप बोला आज तुम्हारी तबीयत खराब है, मूड नहीं हो रहा, लेकिन फिर मैं आगे चले, आप बताएं टॉपिक क्या होना चाहिए। मुझ जैसा लिसनर को बोलेगा भाई तो आए क्यों? एग्जैक्टली। शो इज योर कमिटमेंट टू योर लिसनर। ठीक है, वो सुनने के लिए लगाता है। हकीकत है। ठीक है यार, नहीं मुझे इस टाइम पे ये शो सुनने को मिलेगा, इस तरह का म्यूजिक मिलेगा, वो यहाँ पे नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो सिनेरियो है रेडियो का, पाकिस्तान में रेडियो बहुत पीछे है, एफएम इंडस्ट्री बहुत पीछे है। वजह यह है जो पूरे पाकिस्तान का ही अलमिया है कि मुख्तलिफ शोबाजात में उन लोगों को बिठा दिया गया है जिनका ताल्लुक उस शोबे से है ही नहीं। हकीकत है। या जिनके पास पैसा है, उन्होंने रेडियो खोल लिया है, उनको पता ही नहीं कि रेडियो होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक जो टेक्नोक्रेट्स टाइप के लोग होते हैं ना, मतलब जिस शोबे का बंदा है उसी शोबे में उसकी महारत है, बिल्कुल, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। रेडियो की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, जो पैमरा के दीगर मसाइल हैं, मुझे लगता है अगले 2 साल में और डाउनफॉल आएगा इसमें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जब से वेब रेडियो आया है उसके बाद से लिसनरशिप में इजाफा हुआ है, कमी हो गई है, या मिला जुला असर आता है? देखिए, वेब रेडियो कम्प्लीटली एक डिफरेंट मीडियम है। ठीक है, और पाकिस्तान में वेब रेडियो का भी कॉन्सेप्ट कोई वाजे नहीं है। हमारे क्या है कि अगर मेरा एक चैनल है, मैंने उसकी एक लाइव स्ट्रीमिंग दे दी और कह दिया ये वेब रेडियो। वेब रेडियो डिफरेंट है सर। आज दुनिया में HD रेडियो आ गए, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर 4 चैनल आप सुन सकते हैं, 5 सुन सकते हैं, इंटरनेशनल सुन सकते हैं। गाड़ियों में HD रेडियो है, हमारे तो गाड़ियों में HD रेडियो नहीं होता, कुछ भी नहीं है। हकीकत है। अच्छा, अब रेडियो से बाहर निकलते हैं और आते हैं आपकी सदाकारी के ऊपर। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपकी नज़र में क्या होता है? वो कैसे अज्यूम करता है कि मुझे इस टोन में, इस लैंग्वेज में, इस अंदाज में, इस अंदाज से जो है वो डायलॉग डिलीवर करनी है? ये आपका बड़ा अहम सवाल है। और पाकिस्तान में चूंकि अभी डबिंग इंडस्ट्री नौमालूद तो मैं नहीं कहूँगा, अपने पहिया चलना शुरू हुई है। देखिए, वॉइस एक्टिंग, अच्छा इसमें एक हो जाती है वॉइस ओवर जो कमर्शियल्स वगैरह की होती है। एक आजकल जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, वो है ड्रामों की डबिंग या फिल्मों की डबिंग। ये कहलाती है वॉइस एक्टिंग। बिल्कुल। वॉइस एक्टिंग खून थूकने का दूसरा नाम है। बोल कर दांत के फ़कत 2 बोल, खून थुकवा लो शोभदा घर से। वाह। इस शेर में ना पूरी सिचुएशन जो है इस इंडस्ट्री की एक्सप्लेन हो रही है कि काम बहुत है, मेहनत बहुत है, मुआवजे अभी कम है। ठीक है, वो बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक नई इंडस्ट्री शुरू हुई है। वॉइस एक्टिंग में क्या करना पड़ता है आपको? देखिए, एक एक्टर है, आप एक ड्रामे में एक्टिंग कर रहे हैं, आपने अपना टाइम लिया, पॉजेज लिए, वेरिएशन आपने पूरी ली, बॉडी लैंग्वेज आपके पास खुला टाइम है। ठीक है, जब हम आ गए वॉइस एक्टिंग के ऊपर, हमारे पास वो लिमिटेड टाइम है, हमें सिर्फ आवाज से ही वो सारे एक्सप्रेशंस डिलीवर करने हैं। आवाज से ही आपके आंसू टपकने चाहिए अगर रोने का कोई सीन है।
ठीक है, आवाज से ही आपको सामने वाले को ललकारना है। ये बड़ा मुश्किल काम है सर, ये आसान काम नहीं है। फिर आपका तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो यही है ना कि शीन काफ आपका दुरुस्त नहीं है और आप सीखना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। तो मैं तो अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, भाई ये देखिए उर्दू, इसका ये नहीं कि इसको आप स्टीरियोटाइप ना लें, तासुब के तौर पे ना लें। कायद-ए-आज़म की जबान भी नहीं थी, कायद-ए-आज़म टूटी फूटी उर्दू बोलते थे, उन्होंने कहा सरकारी जबान, कौमी जबान आपकी उर्दू होगी। और फिर मैं कहता हूँ, जो बड़ी दिलचस्प बात है, अपने स्टूडेंट से भी अक्सर कहता हूँ, जो मैं पढ़ाता भी रहता हूँ, भाई कुछ बत्तखों से सीखो। कहीं तो करती है, काफ तो निकालती है वो। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं बीइंग मुस्लिम, तो कुरान शरीफ में 4 कुल हैं, कुल कहेंगे आप, कुरान शरीफ को क्या कुरान शरीफ कहेंगे? अल्लाह माफ करे। तो सीखना बहुत जरूरी है, सेल्फ असेसमेंट ही नहीं है, लोग सीखना नहीं चाहते। ये मसला है सारा। अच्छा, आप समझ रहे हैं, मुझे आपकी मेरी बातों से अंदाजा हुआ कि यकीनी तौर पे एक वॉइस ओवर या जो है वो वॉइस एक्टिंग एक बहुत मुश्किल काम है। अभी आप अर्तुगरुल में एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर कर रहे हैं जी। इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है कि ये तो मैंने 3-4 हैं, लोग पहचान नहीं पाए सर। अच्छा, हम भी नहीं पहचान पाए हकीकतन। ये तो क्वालिटी है आपकी माशाल्लाह। तो आप नोयान का कैरेक्टर एक तरह डिफरेंट सा कैरेक्टर है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको उसको करते हुए क्या कोई दिक्कत पेश आई, या आपको लगा कि इसमें जो है वो अच्छे तरीके से उसको आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अर्तुगरुल में जितने भी सदाकारों ने, जितने भी वॉइस एक्टर्स ने काम किया है, वो पहले से भी काम कर रहे थे मार्केट में, लेकिन अर्तुगरुल के जो भी कैरेक्टर्स हैं अब वो उनकी पहचान बन गई है, हकीकत है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है। ठीक है। अच्छा, दिक्कत की आपने बात की, दिक्कत वाकई में बहुत आई। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरे लिए, और मैं खुर्रम जमशेद केजे भाई को ज़रूर क्रेडिट दूंगा और देना चाहिए भी कि उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और बहुत चीज़ नहीं, उन्होंने कहा नहीं अज्जू भाई आपके साथ ही लेके हमें चलना है। मैंने एक स्टेज पे आके, ये बात मैंने पहले कभी नहीं की, मैंने खुर्रम भाई से कहा था, खुर्रम भाई अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है तो मैं प्रोजेक्ट से अलग हो जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं अज्जू भाई करना आपके साथ ही है। फिर होता क्या है कि आप जिस करेक्टर पे आवाज़ दे रहे हैं ना, सिर्फ आवाज़ बोलना नहीं है माइक पे आके। करेक्टर पे मैंने रिसर्च की, भाई नोयान है कौन, बिल्कुल किस खेत की मूली था, क्या था। अच्छा, जो ड्रामे में किरदार अदा कर रहा है अदाकार, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो आपको अपने ऊपर तारी नहीं, हावी करनी है, आपको अपने अंदर उतारना है। जैसे चुड़ैल या जिन नहीं कहते आपको करेक्टर अपने ऊपर उतारना है। बिल्कुल, जब तक वो अपने अंदर आप उतारेंगे नहीं, आप उसके एक्सप्रेशन दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको आवाज से भी बॉडी लैंग्वेज देनी है। तो बड़ा चैलेंजिंग करेक्टर था ये, रहा मेरे लिए। सीजन 4 तक था वो, और क्योंकि पल में तोला हो रहा है, वो कभी चीख रहा है, कभी हंस रहा है, मुस्तकिल तंज है, एक तकब्बुर है उसके, ठीक है, उसके लबो लहजे में, ठीक है, वो कभी नीचे नहीं आना चाहता। और कई बार ऐसा हुआ कि 4-4, 5-5 एपिसोड जब हमने की, वो चीखे जा रहा है, तो ये एनर्जी भी बड़ी मांगता है सर। ये मजदूरी है, मजदूर तो 8 घंटे काम करेगा, पसीना बहाएगा, उसके बाद जाके आराम से सो जाएगा। ये हमारे, आप जितने भी आर्टिस्टों से पूछेंगे सर, आप पूछेंगे आराम मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि एनर्जी बहुत जाती है। आप रिसर्च करें, आपके बोलने से कितनी कैलोरीज बर्न होती है। अच्छा, एक और बताऊं मजे की बात, अज्जू भाई बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी हैं, यहाँ इनकी आवाज़ में वेरिएशन है। मैं मुंह से आग नहीं निकालता, ये बता दो या जेब में से खरगोश नहीं निकालता। बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशन देते हैं। मैंने इनकी कुछ मूवीज़ के सीन देखे और वो आउटस्टैंडिंग थे। तो अदाकारी आपने कब शुरू की, और आपको क्या लगा कि आपका माशाल्लाह ये गेटअप जो है वो एक अदाकारी के लिए भरपूर फिट आता है? सर, आप पहले तो ये बात वादे करें, जो मूवीज आपने देखी, जो कुछ देखा वो आप छप्पर से लेके नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैंने स्ट्रीम पे देखा। ये वादे करना जरूरी है। बिल्कुल, मैंने स्ट्रीम मीडिया पे देखा। अच्छा, ये आपने बात छेड़ दी, मुझे अपने मेंटोर, अपने उस्ताद याद आ गए, डॉक्टर SNM शहजाद साहब, उनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है। उनका बहुत बड़ा किरदार है मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में और मुझे वो टैलेंट बताने में जो उनको मेरे अंदर नजर आया था। वरना मैं बड़ा शाही आदमी था, मैं आपको बताऊं, मैं लोगों में बात नहीं कर सकता था। कहीं अगर को एजुकेशन या कहीं मिक्स गैदरिंग है, मुझे पसीने आते थे। अब उसमें कसूर आपका है कि आपने पहली से लेकर 5वीं तक जो है ना वो बॉयज स्कूल में पढ़ा है। अच्छा। तो आपका जो इतना कॉन्फिडेंस अभी मुझे नजर आ रहा है, आप शुरू से ही जो है आपा बुआ खेलते रहे मुझे। अच्छा, वो हुआ ये कि रेडियो करते करते 1997 में स्ट्रीट टेक्निक थिएटर फेस्टिवल हुआ आर्ट्स काउंसिल में। डॉक्टर SNM शहजाद ड्रामा कमेटी के चेयरमैन थे। मैंने एक ड्रामा लिखा, कराची के हालात तो सब बहुत ख़राब थे। मैंने कोई लिखा, जनाब कराची में क्या चल रहा है, लिख के मैंने कहा सर ये लड़के करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। एक आध रिहर्सल नहीं करना ही है, अजनबी ये तो भाई
आपको करना है, जो आपकी लुक है, आपकी आवाज़ है। मैंने कहा सर मैं कर ही नहीं सकता, मेरी आवाज़ नहीं निकली, तो करना तो पड़ेगा। उन्होंने सख्ती की, मैंने कोशिश की, और ड्रामा सबसे कामयाब तरीन ड्रामा साबित हुआ स्ट्रीट टेक्निक थिएटर फेस्टिवल का। थिएटर करते करते फिर उस जमाने मैंने बहुत थिएटर किए। मुझे थिएटर करते करते कंबाइन प्रोडक्शन थी एक, इसके एक डायरेक्टर थे अदनान अवान। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा भाई ये एक मैं डॉक्यू ड्रामा बना रहा हूँ औरत के नाम से, तो मुझे उसमें कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर था, वो करना है। वो मैंने किया। फिर मिस्ट्री थिएटर किए मैंने, फिर पीटीवी का एक सीरियल किया, पिया का घर प्यारा लगे, मैं काफी इन हो गया। हम टीवी का मैंने पूरा सीरियल किया अनजाने रास्ते, जिसमें उसमें भी मैं विलन था। हदीका कियानी की एक वीडियो में मैंने काम किया, जामी ने डायरेक्ट की थी। और अगर मैं दुबई नहीं जाता तो मैं लोकल मार्केट से आउट नहीं होता, और इस वक्त आप मुझे बहुत बड़ी जगह पे देख रहे होते हैं। तो जो लोकल मार्केट से मैं आउट हुआ तो सिलसिला टूट गया वो। ठीक, तो इसकी अपीयरेंस चली गई आपकी, लेकिन माशाल्लाह रेडियो में आपने जो है वो ग्रो किया। अच्छा, अदनान अवान वो आदमी थे जिन्होंने मुझे कहा कि अजनबी आप जो है ना अपनी आवाज और आंखों से काम लें, क्योंकि आपकी लुक ऐसी है। तो उसको मैंने अपनाया और अल्लाह का शुक्र वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और दुबई में जब मैं था तो मुझे फिल्म की ऑफर भी हुई थी, फारूक शेख मरहूम जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था उमराव जान में, रेखा की जो फिल्म थी, वो आए थे, उन्होंने मुझे ऑफर की थी। मैं वीज़ा के चक्कर में लग गया था, दुबई से मिल भी जाता इजीली, लेकिन उस वक्त रिसेशन आया, वहाँ हमारी मुलाजमत ख़त्म हो गई, मुझे फैमिली के साथ वापस आना पड़ा। यहाँ वापस आया तो फिर कुछ अर्से बाद फारूक शेख साहब की भी डेथ हो गई, तो वो सिलसिला बना नहीं। राइट। तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो फिर आपको पता है कि मीडिया जो है उसमें जगह बनाने से पहले लॉबी बनानी पड़ती है। बहुत गहरी बात कही है आपने। हाँ, तेल निकल आया देखिए। नहीं, हम सेकंड फ्लोर में बैठे हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अच्छा जी, अच्छा सबसे मजे की बात बताऊँ आपको कि वो तमाम लोग जो अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं एज ए आरजे, एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अजनबी भाई जो है वो पढ़ाते रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और अभी भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे। तो अगर आप समझते हैं कि आपको वॉइस ओवर सीखना है, आपको रेडियो पढ़ना है, तो इससे अच्छा मेंटोर आपको नहीं मिल सकता। राइट। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताएं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं, कितना अर्सा आपने जो है वो इस दस्त की तैयारी में गुजारा? अभी भी गुजार रहे हैं। मैंने एज विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि जिस शोबे से मैंने अपना मास्टर्स किया था सन 2010 में, 2010 में मैंने पढ़ाया, मास्टर्स तो मैंने 2000 में किया था। शोबा इब्लाग़ मास कम्युनिकेशन कराची यूनिवर्सिटी, मैंने उसमें मॉर्निंग इवनिंग दोनों में पढ़ाया, दोनों शिफ्टों में सन 2010 में। अच्छा। ये पूरा साल। अच्छा, उससे पहले मैं ज़ेबिस में पढ़ा चुका था, ज़ेबिस में मैंने पढ़ाया था, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर मैंने जेड कॉम ज़ियाउद्दीन में पढ़ाया मैंने, और पिछले साल ग्रीनिश ने मुझे बुलाया था तो एज विजिटिंग फैकल्टी मैंने वहाँ पढ़ाया। फिर मिलते रहते हैं स्टूडेंट, उनको हम पढ़ाते रहते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखिए पढ़ाने का मकसद मेरा कभी ये नहीं रहा कि मुझे पर आवर इतने पैसे मिलेंगे, ना मैंने ये कहा कि नहीं आप बाय हुक और बाय क्रुक रेडियो में आए। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा भाई आप रेडियो की फील्ड में आए या नहीं आए, मैं वैसे रेडियो ही पढ़ाता हूँ। बिल्कुल। जो एथिक्स हैं, जो नॉर्म्स है, वो आप समझ जाएं। इससे ये होगा कि गलत लोग जो आते जा रहे हैं उनका सिलसिला रुकेगा। बिल्कुल सही है। आप जब फील्ड में आएंगे तो आपको पता चलेगा गलत क्या है, दुरुस्त क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हकीकत है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब जो यूथ आ रही है मीडिया में, वो शौकी आ रहे हैं, ज़रूरतन आ रहे हैं, या उनमें पोटेंशियल है मीडिया में काम करने का, या वो इसलिए आ रहे हैं कि यार ये एक आसान डिग्री है? नहीं, अब तो जो लोग आ रहे हैं वो तो आप यूँ समझ लें कि शौकिया आ रहे हैं और पैसे वाले आ रहे हैं। ठीक है। मीडिया में मैं फिलहाल इस वक्त जो मीडिया का सीन है पाकिस्तान में, मैं किसी को मशवरा दूंगा भी नहीं कि अगर अभी तक ऑप्ट नहीं किया है तो अपनी प्रोफेशनल फील्ड के तौर पे इसको ऑप्ट ना करें। उसकी वजह यह कि बड़ी तख्त बात हो जाएगी, लेकिन मैं, लोग जानते हैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ, इसलिए लोग मुझसे शायद नाराज भी रहते हैं, लेकिन मेरी सेहत का असर नहीं पड़ता। जो हक बोलता है, सच बोलता है, वो अकेला ही रह जाता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 नंबर काम करेंगे। मीडिया, हमारी एक दफ़ा जब ऑफ एयर बात हो रही थी तो मैं, वो खुद ब खुद ही बात आ गई यहाँ पे। आप मुझसे अगर पूछे मीडिया क्या है पाकिस्तान में, मीडिया झूठ है, फरेब है, शराब है, करप्शन है, अमारत है, इस्तेसाल है, गुर्बत है, बेरोजगारी है और फाकी। वाह, मैं समझता हूँ ये है पाकिस्तान का मीडिया। इससे अच्छी डेफिनेशन जो है वो मीडिया की बयानी होती है, और ये आपको डेफिनेशन शायद किसी किताब में मिलेगी भी नहीं, ये उन लोगों से मिलेगी जिन्होंने कई डिकेड जो है वो इंडस्ट्री में गुजार दिए। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, या ये मजीद जो है वो तनाजुली का शिकार हो जाएगा? ये मजीद तनाजुली का शिकार होगा। बेहतरी की गुंजाइश, देखिए बेहतरी किस तरह से, बेहतरी आपकी कंटेंट के वाले से आप बात करें तो एक डिफरेंट ब्रांच है बात करने के लिए, तो डिफरेंट टॉपिक है
ठीक है। बेहतरी अगर आप लोगों के पैकेजेस के बारे से बात करें वो एक डिफरेंट टॉपिक है, मालिकान के रवैयों के बारे से बात करें वो डिफरेंट टॉपिक है। देखिए जितने भी इस वक्त अगर मैं टीवी चैनल्स की बात करूं, जितने भी टीवी चैनल्स हैं किसी ना किसी का झुकाव किसी सियासी पार्टी की तरफ है, वो साफ पता चल जाता है। एंकर्स का भी है, सबका है। रेडियो चैनल्स की मैंने आपसे पहले बात करती, प्रिंट मीडिया वैसे ही मर रहा है। देखिए सहाफियों की तनख्वाहें वैसे ही नहीं है, उनके लिए ना कोई सहूलत है, कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त मीडिया के जो मालिकान है ना, सिर्फ उनके लिए तो सब अच्छा है। जो एम्प्लॉयज हैं, जो हम जैसे हैं, चाहे मैं भी बड़ी पोजीशंस पे रहा हूं, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं भी एम्प्लॉय हूं। हमारे लिए बड़ी कठिन सूरत हाल है सर। कुछ ना कुछ तो हमें लाजमी करना पड़ेगा अपनी दूसरी इनकम के लिए। अच्छा, क्या आप ये नहीं समझते कि जैसे जैसे ये ख़राब हो रही है उसकी वजूहत शायद ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर है, या हमारी ऑडियंस को अब इंटरनेशनल कंटेंट की भी रीच है, इस वजह से वो अपने लोकल कंटेंट से ज़्यादा बाहर का वीडियो देख रहे हैं। जैसे पाकिस्तानी मूवीज और ड्रामों को देखने से ज़्यादा लोग नेटफ्लिक्स पे जो है वो फॉरेन कंटेंट देख रहे हैं। तो क्या ये भी वजह है कि हमारी ऑडियंस जो है वो नहीं डेवलप पा रही हो, या हमारा कंटेंट नहीं बिक पा रहा? नहीं, बिल्कुल यही वजह है। आप देखें होता क्या है कि आप जिस तरह का ट्रेंड बनाएंगे लोग वो देखें, लेकिन उकता जाएंगे फिर। आप बहुत आम सी बात, सास बहू नंदों के झगड़े दिखा दिखा दिखा। अर्तुगरुल क्यों मशहूर हुआ? डिफरेंट स्टोरी। अर्तुगरुल क्यों मशहूर हुआ? डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, डिफरेंट चेहरे, फिर लोकेशंस डिफरेंट। फिर आप देखें थोड़ा सा इस्लामिक, आप कहते हैं नहीं जी यहाँ पे बड़ा लिबरलिज्म, मतलब लोग लिबरल हैं, तो अर्तुगरुल उन्होंने देखना क्यों शुरू किया और आज भी क्यों देख रहे हैं? वो जाते हैं यूट्यूब के ऊपर जाके, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैंने ARY के लिए भी लिखा, सिटकॉम और TV1 के लिए भी लिखा, वो छोड़ दिया फिर मैंने। वजह क्या थी? ये जो आपने बात की ना, लोगों के पास क्यों नहीं देखते, या क्या है, मीडिया की सूरत हाल बुरी क्यों है। मैंने लिखा भाई इतनी कदगने यार, अजनबी साहब एक काम कीजिएगा, कोशिश करें सारे सीन जो है ना अपना डे लाइट क्यों, रात में फिर बाहर जाना पड़ता है, लाइटें खर्चा बढ़ जाता है, बजट बढ़ जाता है। अच्छा, इस आर्टिस्ट का सीन ना उसके साथ मिल सकिएगा, इन दोनों के आपस में झगड़े हैं, या वो 2 शॉट ही बनाइएगा और ये कोशिश करें कि ज्यादा कैमरा वर्क ना हो। तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या करेंगे? आज भी सर सिटकॉम में, इंडिया के सिटकॉम आप देख लें, ठीक है, वो सुपर डुपर हिट है, कई सालों से चल रहे हैं। बात तो ऐसे मैं आपको एक उनकी मिसाल देता हूं। देखिए इंडिया के बेशुमार चैनल है टीवी के, 700 प्लस है सर। उस दौरान में एक नया टीवी चैनल आता है, ठीक है, एंड टीवी के नाम से, और वो क्या स्ट्रेटेजी लेके आता है, वो सिर्फ अपना एक सिटकॉम शुरू करता है। अच्छा, भाभी जी घर पे हैं, भाभी जी घर पे हैं सिटकॉम इंडिया का सबसे फेवरेट, सबसे देखा जाने वाला सिटकॉम बन जाता है। और जनाब वो टीवी आप देखें उसकी आज की कहाँ उसकी रेटिंग और क्या है। इनिशिएटिव लेते हैं ना, क्रिएटिव काम है, आपके क्रिएटिव काम करने दिया नहीं जाता है। जो काम करवाने वाले वो काम करने देते नहीं आप, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल सही है। मैं ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में बहुत क्रिएटिव लोग हैं, उनको काम करने दिया जाता नहीं है। हाँ, देखिए वो आप बात है कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो पीछे हो जाते हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग आगे आ जाते हैं, किसी वजह से भी आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल वो आ जाते हैं। और उसके बाद फिर वो रोक देते हैं कि जो मेरा एक जगह मैंने पढ़ा था कि A क्लास मैनेजर ऑलवेज हायर A क्लास सबऑर्डिनेट एंड B क्लास मैनेजर ऑलवेज हायर C क्लास सबऑर्डिनेट। तो वो एग्जैक्टली वही वाला है। लेकिन देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी नाअहली आपका ज्यादा काबिल होना है, आपको काबिल होना है, ये मैं आपको बता दूं। हकीकत है, ये हमारे साथ भी हुआ। एक दफा CV गई तो सोचा लगे नहीं यार ये बहुत पढ़ा लिखा है आदमी, ये नहीं रखना है मुझे। अच्छा बहरहाल लगता नहीं वैसे ये तो खैर मजाक की बात है। अच्छा जी, नहीं असल में मेरी और मिसबाह भाई की जो है काफी हमारी पुरानी मरासिम भी है, तो चलते रहता है। बिल्कुल इसी वजह आप हिट कर सकते हैं मुझे। नहीं कोई मसला, बड़े भाई हैं हमारे, बैक शॉट अच्छा मारता है। देखेंगे इंशाल्लाह एक मौका मिला तो कोशिश करेंगे फुल टॉस देने की। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे जैसे आपने कहा कि जी इंटरनेशनल कंटेंट आ रहा है, लोकल ऑडियंस, लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा कुछ दिनों बाद जिस तरह से इंडियन ड्रामों से पाकिस्तानी ऑडियंस का दिल भर गया, क्या टर्किश ड्रामों से भी पाकिस्तानी ऑडियंस का दिल भर जाएगा? देखिए उसमें अगर आप जैसे अर्तुगरुल चल रहा है ना, जंगी ड्रामा है, अगर आप सारे जंगी मतलब भेड़ चाल चलती है ना यहाँ पे, आप सारे जंगी ड्रामे दिखाने शुरू कर देंगे तो लोगों का दिल भर जाएगा। इससे पहले हमने इश्क ममनून भी चलाया सर, वो तो पहले चलाया ना। अब मैं वही बात है, क्योंकि अभी भी मार्केट में सलजोक घूम रहा है, कौन करेगा, ठीक है, 3-4 जंगी ड्रामे, भाई इस तरह तो ऑडियंस भाग जाएगी आपकी। आप कोई मोनोपोली के शिकार हो जाएंगे। आप रोमांटिक ड्रामा दिखा दें, फैमिली ड्रामा दिखाएं, कोई कॉमेडी ड्रामा दिखाएं, ताकि लोगों के पास ऑप्शन आए। लोगों को ऑप्शन चाहिए, बिल्कुल इंसान की नेचर है, उसको ऑप्शन चाहिए होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल हकीकत है। अच्छा अब हम आते हैं क्विक फायर के ऊपर। जी जी, सिंपल शॉर्ट आंसर, क्विक आंसर। ठीक, शॉर्ट पहन के देना? नहीं शॉर्ट में जैसे हैं आप वैसे ही आपका माशाल्लाह अपीयरेंस इतनी शानदार है कि लोग मुतासिर हो जाते हैं। अच्छा फर्स्ट टाइम हमने आपको देखा तो हम थोड़े से डर भी गए थे आपको देख के कि ये क्या कैरेक्टर है, लेकिन बाद मैंने कहा हाउ किया था, क्या देख के क्या किया था, फिर आपको ये माशाल्लाह आप जो है वो जैसे नजर आते हैं वैसे आप हैं नहीं। अच्छा जी, आपके लिए कुछ वर्ड्स बोले जाएंगे, उस वर्ड्स को आप क्या समझते हैं कि आपके लिए क्या है?
ये मुश्किल है बड़ा। मोहब्बत, जरूरी, जिंदगी, खत्म होने के लिए। खौफ, खौफ होता है इंसान को, लेकिन खौफ खुदा होना चाहिए बस। कामयाबी, बहुत मुश्किल से मिलती है, रगड़ना पड़ता है अपने आप को। रिस्क, रिस्क देने वाले आजाद सिर्फ अल्लाह है। आसूदगी, आसूदगी हासिल करने के लिए अपने आप को जलाना पड़ता है। मकसद हयात, जब समझ में आ जाए तो जिंदगी कामिल हो जाती है। वाह। अच्छा, फेवरेट शेर? फेवरेट शेर, हयात अमरोवी साहब एक गुजरे हैं शायर, बहुत सिंपल सादा सा शेर है उनका। जिंदगी का साज भी क्या साज है, जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है। वाह 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 भाई वाह। फेवरेट आर्टिस्ट? फेवरेट आर्टिस्ट मेरे कोयटा टीवी के एक आर्टिस्ट थे, बहुत कम लोगों को शायद याद होगा, अब्दुल कादिर उनका नाम था। बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट थे। उफ, वो जो आर्टिस्ट थे, जो करेक्टर्स वो किया करते थे, जो एक्सप्रेशंस थे उनके, मैंने उस जैसा आर्टिस्ट नहीं देखा। अब्दुल कादिर, लोग जाके सर्च करें, उनको मिलेगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फेवरेट अदाकारा? सुष्मिता सेन। वही वाह। अच्छा, और फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर सज्जाद अली। आपको अपने अलावा कौन सा आरजे पसंद है? अपने अलावा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान में तो मुझे अपने अलावा कोई पसंद नहीं। जो मैंने बाहर काम किया है वहाँ बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि वो बड़ा अच्छा अच्छा काम करते हैं। उनमें एक हमारे आरजे थे देव, मेरे साथ भी काम करते थे। देव बड़ा अच्छा आर्जिंग किया करते थे। असल में होता ये कि आप पर्सनलाइज करते हैं ना। मैंने यहाँ पे कहा कि हम तो शहनशाह लोग हैं, हम तो लोगों को पता नहीं गर्दानते ही नहीं है ना, हम तो पता है हम ही हमें बिल्कुल सही। देव बड़ा अच्छा आर्जर। अच्छा जी। फेवरेट रंग? फेवरेट रंग यूँ समझ मेरा नेवी ब्लू आ जाता है। फेवरेट डिश? नरगिसी कोफ्ते। वही वाह। दीदार के कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते। अच्छा, नरगिसी कोफ्ते बनाने आते नहीं लोगों को, शायद नरगिस नहीं रही जी। इस वजह से। ओके। अगर आपको कहीं जाना पड़े अकेले, किसी एक शख्स को लेकर किसी जगह पे जाना पड़े, तो किसको ले जाना पसंद करेंगे और जगह क्या होगी? मैं तो देखिए, मेरी जो शरीक हयात हैं नादरा, उनके साथ ही जाना चाहूँगा। और जगह कोई भी हो सकती है, चाहे वो घूमने फिरने की हो, चाहे ज़ियारतें हो, कुछ भी हो सकता है, रिसर्च के लिए हो। फेवरेट बुक? फेवरेट बुक? फेवरेट बुक मेरी है, मुख्तार मसूद का नाम सुना होगा? बिल्कुल। आवाज़ दोस्त। आवाज़ दोस्त, सफ़र नसीब, लोहे अय्याम, जी, मतलब जी, ये जी, तीनों जी। किताबें तो शाहकार की हैसियत जी, रखती जी, है। जी। अच्छा, आवाज़ दोस्त का नाम लिया है इन्होंने, अब यकीनी तौर पे रिकमेंड करेंगे आप पढ़ने के लिए लोगों नहीं, को? बिल्कुल बिल्कुल, किताबें तो लाजमी पढ़नी चाहिए। तो आपने फेवरेट किताब पूछी है। वैसे मुस्तदर हुसैन तारड़ साहब को भी मैंने काफ़ी पढ़ा है, और अशफाक अहमद साहब जाविया जो है उनका, वो तो थॉट ही डिफरेंट है। बिल्कुल सही लेकिन जो किताब का सवाल था, तो किताब आवाज़। अच्छा, जाविया के बारे में ये कहता हूँ, मुश्ताक साहब ने जितना लिखा है, लोग बाद लोगों को ज़िंदगी में उतना पढ़ा नहीं होता, जी, सही मतलब कह जितना मुश्ताक साहब ने लिख दिया है। रहे। जाविया तो अशफाक साहब ने लिखा। मतलब वो मुश्ताक साहब ने जितना लिखा है, लोगों ने उतना ज़िंदगी में पढ़ा भी नहीं होता, इतना उन्होंने अकेले शख्सियत ने लिख जी, दिया। अच्छा, अब हम प्रोग्राम के क्लोज की तरफ जा रहे हैं, एंड करने वाले हैं, लेकिन उससे पेमेंट आ रही है? पेमेंट कैश में लेंगे या चेक में लेंगे? कैश, दस्ती चाहिए सर। अच्छा, अब ये बताइए, अगर जो है वो आपको मैसेज देना हो ऑडियंस को, तो आप क्या मैसेज देंगे? लेकिन उससे पहले आप, ये सवाल हमारा रह गया था बाकी, कि ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटी इनका इंटरव्यू अपने लिया और वो जिंदा रह गए? अब से ये ना हो जो ले रहा है इंटरव्यू, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, मैंने उसमें काफ़ी किया, जब मैं बॉलीवुड में काफ़ी हमारी एक एंट्री होना शुरू हो गई थी दुबई में रहते हुए, क्योंकि आपके दरवाजे खुल जाते हैं। मैंने जावेद अख्तर, शबाना आज़मी का इंटरव्यू किया, जगजीत साहब का किया। लाइव इंटरव्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं। जगजीत का तो मैं कराची में भी कर चुका था। अच्छा, गुड। वो लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू था। और उसके अलावा अमीन सयानी साहब, रेडियो लेजेंड, देखिए आपके लिए बड़े एजाज की बात होती है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं उसके जय्यद लोगों से आप मिल लें, या उनकी सोबत आपको मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए, सोबत मिल जाए, लर्निंग मिल जाए। अच्छा, फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सब कॉन्टिनेंट में गजल सिंगिंग के जो 3 बड़े नाम है ना, जगजीत सिंह, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब। बिल्कुल। मेहदी हसन साहब का भी इंटरव्यू किया माशाल्लाह। जगजीत सिंह का मैंने बता दिया। गुलाम अली साहब का इंटरव्यू क्या, उनके साथ मैं काफ़ी तकरीबन 1-1.5 घंटे तक मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू वहाँ पे रही। वो एक तरह से सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू ही था, लेकिन
बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नाइस आदमी। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। ये इंटरव्यूज़ किए मैंने, फिर अब तो याद भी नहीं है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं। अच्छा, चलें, अब आप अगर मैसेज देना चाहें उन तमाम लोगों को, जैसे आपने कह तो दिया कि मीडिया में आना जो है वो मना है, लेकिन फिर भी किसी के अंदर जो है वो मैं मना नहीं है। हाँ, अगर किसी के अंदर कुछ ऐसा आग हो जो कि आना चाहता है, तो आप उसको क्या मैसेज देंगे? जी, मेरा मैसेज सिंपल है। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में अमल करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को संजीदगी से भी देख के। हम ट्रक और बसों के, रिक्शों के पीछे जो लिखे हुए होते हैं जुमले या अशार, उनको मजाक में लेते हैं, लेकिन मैं उसको ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझता हूँ। नियत साफ़, मंजिल आसान। वो क्यों? इसके पीछे भी आप अगर आ जाएं, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो नियत साफ, मंजिल आसान। मुश्किलात आती हैं, अगर आपकी राह में मुश्किलात नहीं आ रही तो ये आपके लिए मुश्किल की बात है। ये मैं आपको बता दूं, बड़ी गहरी बात है। आपका सफ़र अगर बिल्कुल चलता चला जा रहा है कामयाबी के साथ, कोई आपको परेशानी नहीं हो रही, तो आपको संभलने की ज़रूरत है। बहुत बुरी ठोकर लग सकती है, ऐसा होता है। तो हमेशा अपना काम जो भी करें खुलूस के साथ करें। सियासत काम में या दफातर में या किसी भी जगह पे सिर्फ वो करता है जिसको काम नहीं आता है। आपको काम आता है तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको दुनिया में किसी की मजाल नहीं है जो आगे बढ़ने से रोक सके। देर से मिलेगी कामयाबी, लेकिन मिलेगी ज़रूर इंशाल्लाह। भाई बहुत ज़बरदस्त। तो पेमेंट नहीं आई मेरी ये भी तो कामयाबी है। कामयाबी। ठीक है जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपसे ज़्यादा पुराने मुलाजिम में, और ज़ाहिर है एक अलग तरह की बैठक में हम आज बैठे हुए हैं, और यकीनी तौर पे मुझे भी बहुत सारी जो है वो सीखने को चीज़ें मिली, और आपके साथ वक्त गुजार के हमेशा मज़ा आता है, कि एनर्जी मिलती है। तो जनाब, हम शुक्रगुजार हैं अजनबी भाई के कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और हम समझते हैं तमाम ऑडियंस के लिए कि वो तमाम लोग जो कि मीडिया में आ जाते हैं वो इस तरह के सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करें, उनके प्रोग्राम को सुनें और समझें कि अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ क्या है, उसकी अदायगी क्या है, और किस तरीके से एक्सप्रेशन को जो है वो वाज़ेह किया जाता है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मज़ीद एक बहुत ही अच्छी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। मैं बुरी शख्सियत था? मज़ीद मैंने बोला, मज़ीद क्या बात है मैंने मज़ीद का इजाफा किया। एक और मज़ीद बहुत अच्छी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए वी प्ले प्राइम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।